साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के सीपीएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उपस्थित तमाम नेतागण, कॉमरेड ए.के. राय के छोटे भाई जो कलकत्ता से चल करके इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं, तापस जी, और कॉमरेड ए.के. राय के जन्मदिन के मौके पर और उनकी मूर्ति अनावरण के मौके पर यहाँ उपस्थित संघर्ष के तमाम साथियों, आप सबों को हमारी पार्टी की ओर से और पूरे लाल झंडे के आंदोलन की ओर से इनकलाबी सलाम। एक अजीब संयोग की बात है, कल 14 तारीख था, 14 जून, और पूरी दुनिया में हम लोग चे गुवेरा को याद कर रहे थे। आज 15 तारीख कॉमरेड ए.के. राय को याद कर रहे हैं। हम चे गुवेरा और ए.के. राय का नाम एक साथ ले रहे हैं क्योंकि दोनों के उदाहरण को आप देख लें, उससे आपको पता चलेगा कि किसी क्रांतिकारी के लिए, खासकर किसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के लिए, कोई भूगोल की सीमा नहीं होती, कोई धर्म की, जाति की, भाषा की कोई सीमा नहीं होती। अब चे को लीजिए, अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, क्यूबा में जाकर के उन्होंने क्रांति की, क्यूबा की क्रांति सफल हुई, पूरी हुई, और उसके बाद चले गए बोलिविया के जंगल में, और जहां अमेरिका के साजिश के तहत उनकी हत्या हुई। अभी 2028 में चे गुवेरा की जन्म शती हम लोग मनाएंगे। कॉमरेड ए.के. राय को लीजिए, हमने तो ऐसे पढ़ा था कि बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, उस राजशाही में कॉमरेड ए.के. राय का जन्म हुआ था। आज थोड़ा मौका मिला, बात हो रही थी तापस जी से कि वहाँ के पूरे बचपन के बारे में, स्कूल के बारे में, जब ये लोग गए थे वहाँ फिर बांग्लादेश में उस अपने रूट्स के संधान तलाश में, कि जाकर के पुराने उस घर को देखा जाए, उस स्कूल को देखा जाए, उस पूरे माहौल को थोड़ा फिर से समझा जाए। तो हमें पता था कि कहाँ से कॉमरेड ए.के. राय आए थे, किस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को लेकर के, और फिर आए कलकत्ता, फिर आए सिंदरी, थे इंजीनियर, बन गए मजदूरों के नेता, और आज पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद में हर एक मजदूर, हर एक यहाँ के नए पसंद नागरिक सबके दिलों में राज करते हैं। तो ये जो परंपरा है कि कहीं कोई सीमा नहीं, जनता के लिए, मुक्ति के लिए, एक सुनहरा भविष्य के लिए, सबके लिए बराबरी हो, एक समतामूलक समाज हो, सबको आज़ादी मिले, सबको पूरे इंसान की ज़िंदगी जीने की पूरी गरिमा, पूरा हक मिले, क्योंकि इतना बड़ा सपना है, उस सपने को लेकर के जीना और उसी को ज़िंदगी का पूरा उसूल बना लेना, ज़िंदगी का पूरा मतलब बना लेना, उसके बगैर ज़िंदगी का और कोई मतलब नहीं, और उसी सपने के लिए कुर्बान हो जाना, खुद को कुर्बान कर देना। ये जो महान परंपरा है, ये जो महान विरासत है, महान इतिहास है, आज बधाई दूंगा मैं स्मारक समिति के साथियों को कि आप लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ इस काम को पूरा किया, और आज कॉमरेड को हम एक ऐसे समय में याद कर रहे हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। ये जो मूर्ति रहेगी वो सिर्फ कोई एक पत्थर की मूर्ति नहीं होगी, वो हमारे बीच में एक ऐसा यादगार, हमेशा वो विचार, वो इतिहास, वो आज के दौर में हमें क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, वो याद दिलाता रहेगा। किसी भी बड़े नेता को याद करने का यही तरीका है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया वो तो हमें याद करना चाहिए, याद है, लेकिन वो एक छोटा हिस्सा, उनको जो करना था उन्होंने तो किया, उस दौर में जो करना था वो उन्होंने किया।
आज हमें क्या करना चाहिए? आज अगर कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच में होते तो क्या करते? ये सवाल सोचते रहना चाहिए। और तभी हमें रोशनी मिलेगी, आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। जिस दौर में कॉमरेड ए.के. राय थे, वो दौर हमारे तमाम साथियों ने याद किया कि पूरे झारखंड में, कोयलांचल में मजदूर उस समय गुलाम थे, माफिया तंत्र हावी था, लूट का राज चलता था। और वैसे दौर में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की लड़ाई, जिस आंदोलन से, जिस राष्ट्रीयकरण से कोयला मजदूरों को एक पहचान मिली, कोयला मजदूरों को एक सामाजिक सुरक्षा मिली। सबको पूरा मिल गया मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम एक खाका बना कि अगर किसी की जमीन जा रही है तो उस जमीन के एवज में आपको नौकरी भी मिलेगी। अगर कोयला उद्योग में काम करते हुए कोई किन्हीं की मौत हो रही है तो उस परिवार में आगे भी चल करके आपको नौकरी मिलेगी। ये उद्योग आपके लिए है, ये पूरा ढांचा आपके लिए है, आप ही चलाते हैं, आप ही बनाते हैं। और इसीलिए जो मुनाफा होगा उसमें सबसे पहला अधिकार आपका है, आपके बच्चों की पढ़ाई का है, उनके इलाज का है। एक पब्लिक सेक्टर का ही मतलब होता है। मेरे पिताजी भी रेलवे में काम करते थे, मैं भी रेलवे के स्कूल में पढ़ा हूँ। और मुझे याद है कि उस समय क्या ज़माना था। अलीपुरद्वार जैसे छोटा सा एक शहर है, अभी तो एक नया जिला बन गया बंगाल में, वहाँ के एक रेलवे के स्कूल, उस स्कूल का क्या स्टैंडर्ड होता था उस समय, जब 60 के दशक के अंत में हम स्कूल में दाखिल हुए, आज भी। और वही पेंशन मिलता था, और उसी पेंशन पर हम बन गए पार्टी के होल्टाइमर। और मेरे पिताजी जब तक जिंदा थे, मेरी माँ अभी 2 साल पहले, पिछले 2 साल पहले जून महीने में उनका अंत हुआ, तो पूरे उसी पेंशन पर चलते रहे हैं। तो ये होता है पब्लिक सेक्टर, वहाँ के जॉब सिक्योरिटी, वहाँ की सोशल सिक्योरिटी, मजदूरों के अधिकार, आज वो सब खत्म करने की दिशा में है। तो आज का जो दौर है बेहद खतरनाक दौर, बेहद खतरनाक दौर। आज के दौर में आप देखेंगे कि पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश का, कोई एक माफिया की बात नहीं है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी को दे दो। हवाई अड्डा है तो अदानी को दे दो, बंदरगाह है तो अदानी को दे दो, सड़क है तो अदानी को दे दो। अभी अहमदाबाद में इतने बड़े हादसे, अभी भी चर्चा हो रही है, सरकार कह रही है कि 3 महीने के बाद हम बताएंगे जांच करके कि मामला क्या था। लेकिन एक मामला तो सीधा दिख रहा है कि वो हवाई अड्डा जो है वो अदानी के हाथ में था, और वो एयरलाइंस, एयर इंडिया जो भारत का पब्लिक सेक्टर होता था, उसको खत्म करते करते अपने टाटा के हाथ में दे दिया। तो हवाई अड्डा अदानी का, एयरलाइंस टाटा का, और सरकार लापरवाह, कोई सुरक्षा के सवाल पर कोई ध्यान नहीं। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है ठीक से कि कौन जिम्मेदार है, और आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसे पुनरावृत्ति इसकी नहीं होगी, ऐसा कोई भरोसा भी नहीं करता। आज खबर आई उत्तराखंड में पिछले 6 या 5 हफ्ते के अंदर 5-6 दुर्घटना। एक प्रदेश हल्ला होता है कि बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क बन रही है, वहाँ लोग तीर्थ यात्री आ रहे हैं, और हमेशा सड़क पर भी दुर्घटना, आसमान में भी दुर्घटना, हेलीकॉप्टर का क्रैश, 5-5, 6-6 दुर्घटना अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर हुआ। तो आज का ये जो दौर है निजीकरण का, दुर्घटनाओं का, छटनी का, इस दौर में हमें सोचना है कॉमरेड ए.के. राय, उनके विचार को लेकर हमें कैसे बढ़ना है। आज का दौर है जहां बोकारो में हमारे विस्थापित जब आंदोलन करते हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, वहां सीआईएसएफ के हाथों प्रेम महातो शहीद हो जाते हैं। सरकार उसकी है, सरकार एनडीए की है, बड़ी बड़ी बात है। अभी 11 साल सरकार के पूरे हुए और पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है कि 11 साल बेमिसाल, 11 साल में हमने ये दिया वो दिया, और ये पूरा झारखंड देख रहा है। एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके सामने पूरा भविष्य था, जिसको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, और उसकी जान चली जाती है। तो इसीलिए वो विरासत तो ठीक है अपनी जगह पर, क्या हमें राष्ट्रीयकरण मिला, हमें झारखंड भी एक अलग राज्य के रूप में मिला, लेकिन हमें जो सम्मान चाहिए था,
हमें जो सुरक्षा चाहिए थी, हमें जो अधिकार चाहिए थे, वो कहाँ है? और इसीलिए कॉमरेड ए.के. राय हमारे लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, हमेशा हम याद करते रहेंगे। हमारे साथियों ने बताया कि आज संविधान खतरे में है। कुछ लोगों को अभी भी लगता नहीं है, उनको लगता है कि संविधान कैसे खतरे में हो सकता है, चुनाव तो हो रहा है। अगर लोकतंत्र का ही मतलब हो जाएगा कि चलो जैसे तैसे जैसे भी हो 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, उसमें जितनी धांधली हो जाए, लेकिन चुनाव हो जाए, तो लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के चुनाव के बाद जो भी दल सत्ता में आ जाए, वो संविधान को लेकर के शपथ ले कि हाँ संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं, तो चलो संविधान भी है और एक सुप्रीम कोर्ट है जो बीच बीच में कभी कह देगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बीच बीच में कह दिया जाएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो ठीक है, तब कोर्ट भी है। क्या इतने में हिंदुस्तान चलेगा? तो आज ही जो संविधान, हर रोज उस पर हमले हो रहे हैं, हर रोज उस संविधान का पहले पन्ने पर जो कुछ लिखा हुआ था देश के बारे में, हमारे रिपब्लिक का ये 75वां साल चल रहा है, 75 साल लिखा हुआ था कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। उसका एक एक शब्द ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले तो 2 शब्द थे, ये सेकुलर और सोशलिस्ट तो बाद में घुसाया गया, बात सही है, ये शब्द बाद में डाले गए, लेकिन उस शब्द का जो मतलब है वो पहले से था। और बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखना चाहते थे, जो लिखने का उनको मौका नहीं मिला, जिस संविधान को उन्होंने अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जमा किया था, जिसके नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, वो संविधान अगर लिख पाते तो उसमें इस देश के बारे में, देश के फेडरलिज्म के बारे में, इस देश में माइनॉरिटीज के बारे में, इस देश के सोशलिज्म के बारे में जो प्रावधान हो सकते थे, जो वो चाहते थे, वो नहीं हो पाया। लेकिन उस दिशा में बहुत सारी बातें थी। आज वो एक एक शब्द खतरे में है। सॉवरेन, संप्रभु देश, एक आजाद देश, क्या आजादी हमारी रह गई? अब वहां ट्रंप बैठ करके बोल रहे हैं, हर रोज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक उनको गुलाम बना करके, अमेरिका से घुसपैठी बता करके, हथकड़ी बेरी लगा करके, वहां के पूरे एयरपोर्ट में वीडियो आ रहा है, फोटो आ रही है कि उसको जमीन पर लेटा करके, गिरा करके, वहां सिक्योरिटी के लोग उनके ऊपर चढ़ गए। और आज इस आज़ादी के आंदोलन के देश में, बिरसा के देश में, भगत सिंह के देश में, अंबेडकर के देश में एक ऐसी सरकार है जो एक शब्द नहीं बोल सकती है, एक शब्द नहीं बोल सकती अपने देश के स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लोगों के अधिकारों के लिए। हर रोज कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के साथ, चलो ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया, और फिर ट्रंप कह रहे हैं कि बस ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म। पहले ट्रंप बोल रहे हैं। तो हमारे देश की तमाम नीति, तमाम उसके बारे में अगर ट्रंप पहले घोषणा करेंगे और ट्रंप के रास्ते पर यहाँ सरकार चलेगी, खामोश रहेगी, कोई एक सम्मान के लिए, देश के लिए, इतने बड़े देश हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाले देश, विश्व गुरु बनने चले थे, और आज उस देश का जो पूरे तार तार हो रहा, देश की आज़ादी, देश का स्वाभिमान, देश की संप्रभुता। अब कह लीजिए, हम कहते थे कि ये देश लोकतांत्रिक, और उस लोकतंत्र में आज क्या है? पार्लियामेंट में कोई बात ही नहीं होती। इतनी बड़ी घटना घट गई पहलगाम में, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग मारे गए, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। जो सरकार का काम है, सरकार का काम है सुरक्षा देना। आज कश्मीर कोई राज्य नहीं है, कश्मीर 2 केंद्र शासित इलाके हैं, और केंद्र शासित इलाके का मतलब उसके लिए पूरा का पूरा केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उस कश्मीर में अगर कहीं से कोई आतंकवादी अगर आए, आराम से आए, मार के चले गए, आज भी आपको पता नहीं है कहां से आए और कहां गए, तो जवाब कौन देगा? उमर अब्दुल्ला जवाब देंगे? वो कश्मीर की असेंबली जवाब देगी कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जवाब देगा, हिंदुस्तान की सरकार जवाब देगी? तो वो जवाब नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारे सांसदों को भेज दिया गया कि दुनिया भर के घूम करके दुनिया को बताओ। हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, बिल्कुल अलग थलग। कोई नहीं साथ दे रहा, नेपाल तक साथ में नहीं खड़ा है। क्यों खड़ा होगा?
क्योंकि अगर आज यूएनओ में जब बहस हो रही है कि गाजा पट्टी में जनसंहार चल रहा है, गाजा पट्टी में जनसंहार चल रहा है, पिछले करीब 2 साल से लगातार बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब मारे जा रहे हैं, बम बरसा करके मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं। तो गाजा पट्टी में जनसंहार के खिलाफ जब यूएनओ में बहस होती है, आपको हिम्मत नहीं होती इसमें। आप इजराइल से और अमेरिका से इस कदर बंधे हुए हैं कि आप वहां विरोध नहीं कर सकते। पूरी दुनिया विरोध कर रही है, 200 के करीब देश विरोध में है खड़े। आप वहां गाजा में जनसंहार के विरोध में नहीं बोल सकते, तो आपके देश में भी जो आतंकवाद का हमला होगा, आप कहां से उम्मीद करिएगा कि आपके पक्ष में लोग खड़े होकर के बोलेंगे? तो क्या हो गया हमारे देश की विदेश नीति का? इस देश में लोकतंत्र का क्या हो गया? और जो समाजवाद की हम बात कर रहे हैं, गरीबों का हक, मजदूरों का हक, दलितों का हक, आदिवासियों का हक, किसानों का हक, अब पूरा देश अदानी अंबानी की हर जगह। ये जो वक्फ बोर्ड का कानून बना है, उसको भी लेकर के बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल पूछ दिया, सही सवाल पूछा। फैसला क्या आएगा मैं नहीं जानता। सवाल उन्होंने सही पूछ दिया कि क्या आप जो वक्फ बोर्ड को इस तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, सरकार की इसमें दखल देना चाहते हैं, तो कल चर्च के साथ भी यही कीजिए, गुरुद्वारे के साथ भी यही कीजिएगा। और क्या मंदिर के साथ भी आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या हो रहा है? ये जो पूरे अंबानी का 27 मंजिला एंटीला खड़ा है, किस जमीन पर खड़ा है? ऑर्फनेज की जमीन पर, यतीम खाना की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसकी नजर है, क्यों नजर है? तो आज हम इसीलिए बात जो कर रहे हैं, कॉमरेड ए.के. राय आज हमारे बीच में होते, यही सारे सवाल है जिन सवालों को लेकर के लगातार लड़ते रहे। जब से 1972 में मार्क्सवादी समन्वय समिति उन्होंने बना दी, सीपीएम के साथ मतभेद हुआ, अलग हुए और उन्होंने अपना अलग बनाया और अलग धारा बना करके लगातार लड़ते रहे। झारखंड का सवाल, पूरे देश में मानवाधिकार का सवाल। तो आज ये सवाल हमारे सामने, वही सवाल कि कॉमरेड ए.के. राय थे आपातकाल के उस दौर में, आपातकाल के दौर में उस लड़ाई में थे, और आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं? एक अघोषित लेकिन स्थायी आपातकाल ने घेर लिया है पूरे देश को। एक स्थायी आपातकाल ने पूरे देश को हर मोर्चे पर घेर लिया है। जहां आप कुछ भी कहिए, अगर आपने कह दिया कुछ, अली खान महमूदाबाद अशोका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर एक पोस्ट लिख देते हैं, कोई गलत बात नहीं लिखते हैं, लेकिन उनको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम है, जेल में डाल दिया जाएगा। आप बात नहीं कर सकते। बीजेपी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अनाप शनाप बोलेंगे, गाली देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। संसद में खड़े होकर के गाली दे देंगे, कोई बात नहीं होगी। पहलगाम की इतनी बड़ी घटना के बाद महिला को ही कह देंगे कि भाई आपके अंदर वीरांगना की भाव नहीं है। आप बताइए, लोग क्या हुआ 1857 की तरह वहां कोई लक्ष्मीबाई की तरह लड़ने के लिए गए थे? लोग घूमने के लिए गए, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए गए, और सुरक्षा आपको देनी थी, आप नहीं दे पाए। और महिलाओं को ही आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके अंदर साहस नहीं है, आप नहीं लड़ना, आपको नहीं आता है। ये कुछ भी बोल देंगे, उनके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में सच बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है। सच बोलने पर उनके ऊपर हर तरह की रुकावट है, पाबंदी है। महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, पूरे देश में आज क्या स्थिति बन गई है, बलात्कारियों का राज, पूरी झूठ पूरे देश में। तो वैसे में हमें लगता है कि हम लोगों को हमेशा ये सोचना है कि कॉमरेड ए.के. राय आज अगर होते तो क्या करते। उनके जीवन से सादगी, ईमानदारी बिल्कुल बात है, वो सादगी और ईमानदारी, लेकिन सादगी और ईमानदारी से भी बड़ा मैं समझता हूँ कि समझौताहीन संघर्ष करते रहे हमेशा। सादगी हम बहुत लोग निभा सकते हैं, ईमानदारी बहुत लोग अपने ज़िंदगी में रह करके हम ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सादगी और ईमानदारी के साथ साथ समझौताहीन संघर्ष के एक पूरे मिसाल के रूप में हमेशा याद रहेंगे। बस 2 घोषणा करके मैं ख़त्म करूंगा। हमारे सामने आगे के कार्यभार हैं। हमारे 5 वामपंथी दलों ने बैठ कर के हम लोगों ने दिल्ली में तय किया
17 जून को हम फिलिस्तीन के पक्ष में, फिलिस्तीन के आज़ादी के संघर्ष के पक्ष में, गाज़ा पट्टी में जो जनसंहार चल रहा है, मानवता के खिलाफ ये जो जंग चल रही है, इसके खिलाफ, और अभी तो गाज़ा पट्टी सिर्फ नहीं है, ईरान के ऊपर भी हमला हो गया, बहुत बड़े जंग का खतरा बन गया। अगर ये नहीं रुकेगा तो ये फिर तीसरा विश्व युद्ध की ओर हम लोग चले जाएंगे। तो ऐसे दौर में अमन के लिए, इंसाफ के लिए, और फिलिस्तीन के बच्चे, वहाँ के तमाम लोग, निर्दोष लोग, उनकी आज़ादी, इसके लिए 17 जून का एक कार्यक्रम है पूरे देश के पैमाने पर, पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी डे। हम धनबाद के साथियों से भी बिल्कुल अपील करेंगे कि आप लोग भी इसमें साथ दें, और ये इस समय पूरे दुनिया को बताना चाहिए कि भले हमारी सरकार के पास हिम्मत नहीं है, सरकार भूल गई कि हम भी गुलाम थे, कभी हम भी गुलाम थे, लंबी लड़ाई लड़ करके स्वतंत्रता के इतने। हम अभी तापस जी बोल रहे थे कि हमारा पूरा परिवार वो बंगला में कह रहे थे कि जेल खटा परिवार, जेल खटा परिवार। इसका मतलब उस पूरे परिवार में स्वतंत्रता के अलावा और कोई मकसद नहीं था। सरकारी नौकरी नहीं करते थे क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी उस समय। वकील थे, डॉक्टर थे, स्वतंत्र पेशा में थे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करनी है, सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करना है, और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए तैयार रहना है। जेल जाना है तो जेल में वर्षों बिताने हैं। तो ऐसी विरासत, और आज हम फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, गाज़ा पट्टी में जनसंहार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो सरकार अगर न भी बोले, दुनिया में बहुत सारी सरकारें बहुत बोल नहीं रही, लेकिन जनता बोल रही है, नौजवान बोल रहे हैं, दुनिया के हर देश में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपसे भी अपील करेंगे कि 17 तारीख आप धनबाद में भी जरूरी कार्यक्रम करें, और 9 जुलाई की हड़ताल होनी थी 20 मई को। 20 मई को हड़ताल का ऐलान था, हड़ताल की पूरी तैयारी हो रही थी। बीच में 22 अप्रैल की घटना घटी, फिर ऑपरेशन सिंदूर आया, तो हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं ने तय किया कि थोड़ा और समय हम लोग बढ़ाते हैं। तो उसका तय हुआ कि हड़ताल हम 9 जुलाई को करेंगे। ये बहुत बड़ी हड़ताल है, बहुत ज़रूरी हड़ताल। हमारे देश के किसानों ने एक इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा। किसानों के ऊपर जो 3 कानून थोपे गए थे, जब किसानों को बात समझ में आ गई, ये तीनों कानून किसान को चौपट करने वाले, खेती को बर्बाद करने वाले कानून है। ये अदानी और अंबानी के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में पूरे खेती को सौंपने वाले कानून है। तो किसानों ने ठान लिया कि ये 3 कानून के साथ कोई समझौता नहीं, और ऐसी लड़ाई किसानों ने लड़ी। इतनी बड़ी एकता, इतना बड़ा जबरदस्त संकल्प, दिल्ली के सीमा पर डेरा डाल करके बैठ गए, और हमने देखा कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा। आज हमारे मजदूर जो लड़ रहे हैं, वो 4 श्रम कोड के खिलाफ, ये 4 श्रम कोड मजदूरों पर जो थोपे जा रहे हैं, ये गुलामी के कानून हैं। और याद करिएगा कि हमारे देश में मजदूरों के लिए जो अधिकार किस दौर में बने। 1920 में पहला ट्रेड यूनियन केंद्र बना, AITUC एक ही ट्रेड यूनियन केंद्र था, आज तो बहुत सारे ट्रेड यूनियन के केंद्र हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चलाते थे महाराष्ट्र में। उस समय कम्युनिस्टों में और अम्बेडकर में कोई दूरी नहीं थी, साथ साथ हम लोग चला करते थे। और उसी दौर में महाराष्ट्र के कपड़ा मजदूर, उनकी लड़ाई, वहाँ के किसान की लड़ाई, एक साथ लड़ते लड़ते कानून बनने लगे। मजदूरों के अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार, मजदूरी मांगने का अधिकार, मजदूरी अगर समय पर ना मिले तो हड़ताल करने का अधिकार, उचित मजदूरी के लिए। तो ये सारे जो मजदूरों के अधिकार हमें मिलने लगे थे, लड़ते लड़ते मिले। बाबा साहब अम्बेडकर की भी उसमें बड़ी भूमिका है, देश के संविधान की बड़ी भूमिका है। और आज वो चारों जो नए कानून आ रहे हैं, हम लोग जो मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति और कुछ नहीं, मनुस्मृति गुलामी का दस्तावेज है। सबको गुलाम बनाओ, दलित को गुलाम बनाओ, महिलाओं को गुलाम बनाओ, आदिवासियों को गुलाम बनाओ, सबको गुलाम बना दो, किसान को गुलाम बनाओ, आज़ादी, इस देश के आज़ाद नागरिकों को गुलाम बना दो, मजदूरों को गुलाम बना दो। इसीलिए ये मजदूरों के लिए मनुस्मृति है। ये 4 जो लेबर कोड आ रहा है गुलामी के, इसके खिलाफ पूरे देश के मजदूर
एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। तो जैसे हमने किसानों का साथ दिया, वैसे ही बिल्कुल मजदूरों का साथ देना चाहिए। और एक बड़ी लड़ाई, और कोयलांचल में और क्या, इस निजीकरण के दौर में अगर हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कैसे बचाएंगे इस कोयलांचल, कैसे बचाएंगे मजदूरों के अधिकार को, कैसे रोकेंगे आज के माफिया को। वो कल के माफिया जैसे नहीं है, छोटे छोटे माफिया नहीं है। सरकार खुद माफिया बन करके आपके सामने आ रही है, सरकार खुद लूट रही है और लुटवा रही है चीज़ों को। तो ऐसे दौर में एक बड़ी लड़ाई चाहिए, बड़ी एकता चाहिए। और इसीलिए आज से हमारे साथियों ने तय किया कि एक मजदूर संघर्ष संदेश रथ कॉमरेड ए के राय के पूरे श्रद्धांजलि के रूप में उनके पूरे विरासत को जिंदा करते हुए, अभी हम आए थे पिछले दिनों तो हमारे साथियों ने कहा कि धनबाद में कॉमरेड ए के राय मई दिवस एक दिन नहीं मनाते थे, पूरा मई का महीना मनाते थे। हर मई दिवस में, मई महीने में हर रोज किसी ना किसी कोलियारी में मीटिंग होती थी। मई दिवस के मौके पर जुलूस बड़ा निकलता था और मई महीने के समाप्ति के अवसर पर 31 तारीख को भी बड़ा जुलूस निकलता था। पूरा महीना संघर्ष का, पूरा महीना मजदूर आंदोलन के लिए समर्पित। तो वो मई महीना हमने समाप्त किया। अभी जून है, कॉमरेड ए के राय के जयंती पर हम लोग मिले हैं। सामने जुलाई में हड़ताल है। आप लोगों से अपील करेंगे कि फिर एक बार धनबाद को खड़ा कीजिए, फिर एक बार पूरे झारखंड को खड़ा कीजिए, फिर एक बार ये झारखंड आंदोलन, उस दौर में तीनों नाम हम लोग एक साथ लेते थे, शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जी और कॉमरेड ए के राय। गजब एक मजदूर आंदोलन और झारखंड आंदोलन मिल गया। कहां से, कलकत्ता से आए और पूरे ऐसे झारखंडी बने कि पूरे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी सबकी एकता के धुरी बन गए हैं और उस एकता के प्रतीक बन गए हैं। बाहर से आए तो वो सारी बातें जो हम कहते हैं कि कौन भीतर से, कौन बाहर से, कौन कहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं आप, किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लड़ते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो झारखंड के अंदर आज जो हम लोगों ने सपना देखा था कि झारखंड, कॉमरेड ए के राय के शब्दों में कहिए तो वो एक शोषण मुक्त झारखंड होगा। वहाँ शोषण नहीं, सम्मान होगा, अधिकार होगा, समानता होगी। वो झारखंड नहीं बना। उस झारखंड के लिए लड़ाई जारी है। कम से कम चुनाव में इतना हम लोगों ने किया, पूरे इंडिया गठबंधन में मिलकर के, कि भाजपा की बड़ी साजिश थी झारखंड का चुनाव बांग्लादेश के नाम पर लड़ना चाहते हैं, बांग्लादेश के लोगों को घुसपैठी बताकर और पूरे झारखंड में घुसपैठी का हवा खड़ा करके झारखंड की एकता को, यहाँ के आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की एकता को तोड़ना चाहते थे। लेकिन ये झारखंड है, कॉमरेड ए के राय का झारखंड था, जिस झारखंड ने, विनोद बिहारी महतो का झारखंड, जिस झारखंड ने इस साजिश को पहचान लिया और बिल्कुल इस साजिश को धक्का बताते हुए अपने मुद्दों पर जनादेश दिया। झारखंड के नौजवान, यहाँ का स्थानीयता का मुद्दा, यहाँ के निजीकरण के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष का मुद्दा, और हमने झारखंड को बचाया। इसीलिए झारखंड अभी भी संघर्ष का, चुनाव के मोर्चे पर भी एक संघर्ष का प्रतीक के रूप में है। और हमें तो सिर्फ चुनाव की बात नहीं करनी है, हमें तो तमाम जन संघर्षों की बात करनी है, जनता की बात करनी है, रोजमर्रे के आंदोलनों की बात करनी है, जहाँ कॉमरेड ए के राय हमारे लिए हमेशा हमेशा एक बिल्कुल एक जलते हुए मशाल की तरह एक रोशनी देते रहेंगे और उस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। कॉमरेड ए के राय का जो बनाया हुआ संगठन मार्क्सवादी समन्वय समिति, पिछले साल हम लोगों ने एक बड़ी एकता बनाई और मार्क्स ने ऐतिहासिक फैसला किया और भाकपा वाले के साथ मार्क्स का विलय हुआ। एक बड़ी एकता बनी और आने वाले दिन में और भी बड़ी एकता बने। ये कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल, सीपीआई के रूप में अगर देखें तो पार्टी के रूप में 100 साल, कुछ लोग 105 भी कहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 1920 के दशक से कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत इस देश में, आज हम भी 100 साल के शताब्दी वर्ष में हैं और हमारे लिए बहुत जो चिंता की बात है, बहुत एक तरह से शर्म की बात है कि आरएसएस जो हिंदुस्तान की आज़ादी के खिलाफ, इस देश में आधुनिक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के खिलाफ जो विचार इस देश में आया,
और उस विचार को लेकर के जो एक मुहिम शुरू हुई, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। और वो मुहिम आज सत्ता के बल पर, सत्ता आज उसके हाथ में है और सत्ता का इस्तेमाल करके वो हर रोज़ हमेशा लोगों को बांटने, नफरत फैलाने, झूठ बोलने और देश को कमज़ोर करने की मुहिम चला रहे हैं। और हम कम्युनिस्टों को, लाल झंडे के लोगों को, भगत सिंह और अम्बेडकर के वारिसों को, कॉमरेड ए.के. राय के वारिसों को, हम लोगों को भी अपने आंदोलन को, अपनी एकता को, अपने संकल्प को और तेज करना होगा, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। ये मोड़ बहुत ऐतिहासिक है। आज अगर हिंदुस्तान को इस मोड़ पर हम लोग नहीं बचा पाएंगे, कोई संविधान नहीं बचेगा, इस देश में आज़ादी के आंदोलन की विरासत को नहीं बचा पाएंगे, तो देश में देश की संप्रभुता वो खतरे में होगी। और इसीलिए बड़ी लड़ाई में हमें बड़ी प्रेरणा चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, बड़े विचार चाहिए। कॉमरेड ए.के. राय उस प्रेरणा के स्रोत हैं, उस विचार की रोशनी है हमारे बीच में, हमेशा हमेशा हमारे बीच में, जन संघर्ष के बीच में, हमारे हर एक कदम में जिंदा रहेंगे। कॉमरेड ए.के. राय को लाल सलाम, कॉमरेड ए.के. राय अमर रहे। साथी, मैं मीडिया के साथी लोगों को बोलेंगे 10 मिनट ले, उसके बाद वो बात कर लेंगे।